लाइट रिफ्लेक्शन, रे रिफ्रैक्शन। अब ये मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, जिसका हिंदी मीडियम में अपनी किताब निकाल के रखना, तो साथ साथ पढ़ते जाना। सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करेंगे हम। प्लेन मिरर किताब में थोड़ा देने रखा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जानना ज़रूर है, क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। प्लेन मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण। जो हमारे घर में दर्पण होता है, शीशा होता है, उसको ही प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? चैप्टर का नाम है लाइट, तो हम इसमें लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। जो भी चीज़ हम देख पाते हैं वो लाइट की वजह से देख पाते हैं, तो अभी हम उसी से ज़रूरी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर क्या होता है? समतल दर्पण जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, तो वो जो प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो इमेज बनाता है, वो कैसी इमेज बनाता है? तो 3 प्रॉपर्टीज़, 3 बातें ध्यान रखना। वो हमेशा एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। हिंदी में बोले तो एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी वो रियल इमेज नहीं बनाता, ठीक है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी वस्तु जितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनेगा। शीशे में जब तुम अपने आप को जितना दूर जाओगे, तुम्हारा प्रतिबिंब भी उतना दूर जाएगा शीशे के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे, यू से दिखाते हैं, ठीक है ना। यू, जब मैं यू लिखूँगा समझना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी लिखूँगा तो समझना इमेज डिस्टेंस। तीसरी प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखोगे? साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज़ ऑफ इमेज बराबर होता है, यानी जितना बड़ा इमेज होगा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उतना बड़ा इमेज। कहने का मतलब है जितनी तुम्हारी हाइट होगी उतना ही हाइट का प्रतिबिंब शीशे में बनता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और सबसे पहले रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तन, जिसको हिंदी में बोलते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, ये 6ठी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का एक सरफेस से टकराकर दूर भागना। कहने का मतलब है, जैसे देखो, जो लाइट आती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन किरण। मतलब जो लाइट रे आती है उसको बोलते हैं आपतन किरण, या फिर इंसिडेंट रे। जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो देख रहे हो इसको नॉर्मल बोला जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे, यानी कि जो लाइट आ रही है सरफेस पर, और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे जो दूर भाग रही है, यानी टकराकर दूर भागने। जैसे बॉल को हम दीवार पे मारेंगे तो बॉल दोबारा वापस आएगी, वैसे लाइट जब टकराती है तो वो वापस आती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के 2 नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो दोनों नियम पता होना चाहिए, 6ठी क्लास में बताया जाता है। क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जितना कोण तुम देख रहे हो ना, एंगल, ये जो आई से दिखाया है और जो आर से दिखाया है, ये कोण हमेशा बराबर होगा। यानी जिस कोण से आया और जिस कोण से गया, नॉर्मल के साथ, ये जो इसको बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब, ये जो मैंने सीधा बनाया है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ध्यान रखना। अब देखो, मान लो अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है शीशे के, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। शीशे को, ये जो शीशा होता है समतल दर्पण, पॉलिश किया जाता है पीछे से, ठीक है। शीशे के पीछे देखोगे तो पॉलिश होता है, और पॉलिश वाली जगह से हम अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इमेज यहाँ से, ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 नियम होते हैं। एक पहला नियम क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण और परावर्तित कोण बराबर होगा, ठीक है। एंगल आई एंगल आर हमेशा बराबर होता है, रिफ्लेक्शन का नियम है। दूसरा नियम क्या? एंगल आई एंगल आर और नॉर्मल रे लाई इन सेम प्लेन। देखो, ये जो 3 चीज़ें मैंने बनाई है, एक जो किरण आ रही है, और एक जो किरण जा रही है, और एक ये जो नॉर्मल है, ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये 3 चीज़ें क्या हैं? ये एक ही प्लेन में होगी। एक ही प्लेन में होने का मतलब, जैसे ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरा प्लेन का मतलब होता है, जैसे ये कॉपी पे में बनाया है मैंने, वैसे प्लेन इनका सेम होगा, इसको बोलते हैं प्लेन, ठीक है। प्लेन सेम होता है, तो ये तीनों चीज़ों का प्लेन सेम होता है। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है समझो। स्फेरिकल मिरर होता है 2 तरह का, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उत्तल और अवतल दर्पण, जिसका हिंदी में है, अपनी बुक खोल के रखो और मैच करते जो किसको क्या बोलते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? देखो, स्फेरिकल मिरर पहले होता क्या है, ये मान लो स्फेयर है, गोला है,
इसको जब काटेंगे तो 2 शीशे हमें मिलेंगे। अगर शीशे के इस तरफ मैं पॉलिश कर देता हूँ तो इसका नाम पड़ता है कनकेव मिरर। देख रहे हो सी बन रहा है ना, कनकेव, इधर कनकेव, सी मतलब केव, केव मतलब होता है गुफा, तो कनकेव मिरर। ठीक है, पीछे की तरफ पॉलिश है तो पॉलिश वाली सरफेस से हम इमेज नहीं, मतलब पॉलिश वाली सरफेस से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, हम अपनी शक्ल नहीं देख सकते जहाँ से पॉलिश हुआ है वह। और इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में किस तरफ पॉलिश होता है देख लो ध्यान से, अंदर की तरफ पॉलिश होता है। ठीक है, और इधर बाहर की तरफ पॉलिश होता है। तो इसका नाम होता है कनकेव मिरर, इसका नाम होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखो अब कुछ बातें ध्यान रखना। जो मैंने P दिखाया है, इस बिंदु को P बोलते हैं। P का मतलब होता है पोल। इसको क्या बोलते हैं? सी, सी मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ, अब जो तुम ये टुकड़ा लाए हो शीशे का, ये जो टुकड़ा है ये किसका भाग था? एक गोले का भाग था ना, एक स्फेयर का भाग था। अब इस स्फेयर का, इस गोले का जो त्रिज्या होगा, उसी त्रिज्या मतलब रेडियस होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे? इसका खुद का एक रेडियस है, इसका खुद का एक केंद्र है, केंद्र भी होगा ना इस गोले का, तो इसको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। एफ से दिखाते हैं। और देखो एफ से लेके पी की दूरी और एफ से लेके सी की दूरी बराबर होगी, क्योंकि एफ जो है वो पी और सी के बीच में होता है। और ये जो एफ होता है, छोटा वाला एफ जो मैंने ऊपर लिखा है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको। सेम इसमें भी समझ लो, इसमें क्या है? सेम चीज़ है, जो मैं कनकेव में बताऊंगा वही कन्वेक्स में भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना। पी वही पोल, एफ और सी। ठीक है ना, एफ और सी मतलब, एफ मतलब फोकस, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो स्मॉल एफ है इसका मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। अब एक चीज़ देखो, केंद्र से लेकर ये दूरी, पी की दूरी क्या है? आर ही तो है। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या यही होता है। केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। तो त्रिज्या किसके बराबर है? 2 एफ के बराबर है। देखो एक एफ और एक एफ मिलके क्या बना रहा है? ये सी तक जा रहे हैं ना हम, 2 एफ। तो 2 एफ जो है वो आर के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, कुछ बातें और ध्यान रखना। कन्वर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं जो लाइट की किरणों को, प्रकाश की किरणों को क्या करें? कन्वर्ज कर दे, एक साथ मिला दे, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कनकेव मिरर का कनकेव मिरर को बोलते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं, तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर किसे बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कनकेव और कन्वेक्स में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कनकेव क्या होता है, ध्यान से देख लो एक बार। कनकेव होता है जिसमें केव बने। देखो केव मतलब गुफा होता है। इधर से देखो ध्यान से, ये देख रहे हो पीछे की तरफ पॉलिश है और ये केव बन रहा है, केव। इसी को बोलेंगे कनकेव। केव मतलब गुफा होता है, पता होना चाहिए। अगर कनकेव पता चल गया क्या होता है, तो कन्वेक्स अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है। कन्वेक्स ऐसा होता है, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जिंग किसे बोलते हैं? कनकेव मिरर को बोलते हैं। डाइवर्जिंग किसे बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर को। ये खुद पता चल जाएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। एफ जहाँ पे भी लिखो स्मॉल एफ समझ लेना फोकल लेंथ है, आर लिखो तो समझ जाना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, त्रिज्या है। ठीक है ना, अब देखो हमने ये समझ लिया कि समतल दर्पण किस तरह से अपना प्रतिबिंब बनाता है ना। प्रतिबिंब ये किस तरह से बनाता है हमने ये समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कनकेव मिरर किस तरह से अपना प्रतिबिंब बनाता है। कनकेव मिरर बताते हैं कौन सा होता है? कनकेव मिरर ये ऐसा होता है कनकेव मिरर। अब ये किस तरह से अपना प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है, वो हम समझते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैं थोड़ा किताब पे आ जाता हूँ। किताब अपना देखो, अपना किताब खोल के रखना। जो किताब में स्टार्टिंग में दिया गया लाइट क्या होता है, कोई भी चीज़ हम देख पाते हैं वो लाइट की वजह से देख पाते हैं। फिर थोड़ा बहुत बताया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। 2 नियम होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। इंसिडेंट रे नॉर्मल, और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी एक ही तल में उपस्थित होते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो ये सब उतना काम का नहीं है, ये सब तो वैसे भी हम छठी क्लास में पढ़ के आए हैं। स्फेरिकल मिरर देखो, स्फेरिकल कनकेव मिरर जिसको बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर जिसको बोलते हैं। देखो कनकेव मिरर जिसको बोलते हैं और इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उसके बारे में ध्यान से देखो। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर हमने ये समझ लिया कि
जो समतल दर्पण है वो किस तरह से अपना प्रतिबिंब बनाते हैं, किस तरह से अपना इमेज बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर मतलब समझ रहे हो, गोलीय दर्पण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। उत्तल और अवतल दर्पण जो होता है कनकेव कन्वेक्स को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब ये किस तरह से अपना प्रतिबिंब बनाते हैं, ये भी तो एक तरह का मिरर ही है ना, एक तरह का शीशा ही तो है। अब ये अपना किस तरह से प्रतिबिंब बनाते हैं वो समझते हैं हम। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मूले में काम आ जाता है। जितनी त्रिज्या होगी, ठीक है, त्रिज्या होगी वो 2f के बराबर होगी। f मतलब समझ गए ना, फोकल लेंथ को f बोलते हैं, ठीक है ना, स्मॉल f जो है, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन भी 1 नंबर में आ जाता है, वो खुद बोलेगा कि किसी शीशे का फोकल लेंथ, किसी गोलीय दर्पण का, कुछ भी दे सकता है, चाहे कनकेव चाहे कन्वेक्स, बोलेगा इसका जो है r का मान, यानी या फिर बोल देगा कि फोकल लेंथ का मान 2 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। तो फोकल लेंथ का दुगना क्या होता है, दुगना क्या होता है, त्रिज्या होता है। मैंने बताया ना r बराबर 2f, एक फॉर्मूला भी जो कराया था पीछे, ठीक है। तो ये r बराबर में 2f के बराबर होता है फोकल लेंथ, 2 फोकल लेंथ मिलकर त्रिज्या बनती है, r बनता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर। कनकेव मिरर किस प्रकार से अपना इमेज बनाता है। तो कनकेव मिरर बोल रहा हूँ तो कन्फ्यूज़न ना हो, कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है, तो पहले वो क्लियर कर लो, कनकेव कैसा दिखता है, कन्वेक्स कैसा दिखता है, उसमें कन्फ्यूज़न ना हो। कनकेव मिरर में देखो क्या है, अब एक बात बताओ, कनकेव मिरर ऐसे बनाएंगे हम, इसी पे आओ, कुछ भी याद नहीं करना, इसमें अपने आप ही समझ जाओगे। कनकेव मिरर इस तरह से बनता है, पीछे पॉलिश है, इस तरफ से लाइट आएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितने केस बनने चाहिए, कहने का मतलब है एक पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, F को बोलते हैं फोकस, P को बोलते हैं पोल, ठीक है। P को बोलते हैं पोल, F को बोलते हैं फोकस और C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक बात बताओ, वस्तु, अब ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होता है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊँगा तो मैं जो हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, वस्तु हूँ, और मेरा जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसको प्रतिबिंब बोलेंगे, जो हमारा वो बनेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब मैं वस्तु को कितनी जगह पे रख सकता हूँ, चाहे तो वस्तु 6 केस बनेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या क्या। वस्तु अनंत दूरी पर है, इन्फानाइट डिस्टेंस। अगर मानो कोई ऐसी वस्तु है जो शीशे के सामने अनंत दूरी पर रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, तो बोलेंगे कि वस्तु को हमने अनंत दूरी पर रखा, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, देखो ये C है, C बिंदु देख रहे हो, C बिंदु के पीछे रखा, बियॉन्ड C, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बियॉन्ड C, C के पीछे। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे किसी वस्तु को, समझो यहाँ पे कोई वस्तु मैंने रख दिया, ये हो सकता है दूसरा। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है तुमने C पर रख दिया, किसी वस्तु को C पर रख दिया, फिर देख रहे हो कैसा प्रतिबिंब बनेगा उसका। फिर C और F के बीच में रख दिया वस्तु को, और फिर देख रहे हो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फिर F पर रख दिया किसी वस्तु को, फिर चेक करोगे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। फिर F और P के बीच में रख दोगे, फिर देखोगे कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 चीज़ें आई, सोचो ध्यान से, 6 चीज़ें आई ना, कि हम ये चेक कर रहे हैं कि वस्तु को जब पास लाते हैं ना, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वस्तु को जब हम पास लाते हैं, ऑब्जेक्ट को जब हम शीशे के पास लाते हैं, कनकेव मिरर के सामने लाते हैं, नज़दीक लाते जाते हैं, तो उसके प्रतिबिंब में भी बदलाव आता जाता है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज जो है ना, इमेज भी बदलता रहता है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। ये अलग अलग केस बांट दिए गए हैं, क्यों, क्योंकि उसके इमेज में भी बदलाव आ रहा है, जैसे जैसे वस्तु नज़दीक आते जा रहा है उसका इमेज में बदलाव एक अलग तरीके का आ रहा है, तो इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले अनंत दूरी पर रखा हो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु को चाहे तुम बहुत दूर रख दो, उसको बोलेंगे इन्फिनाइट, इन्फिनाइट डिस्टेंस मतलब बहुत दूर रखा हुआ है। दूसरा क्या हो सकता है, C के पीछे रखा है। तीसरा क्या होगा, C पर रखा है वस्तु को। चौथा क्या होगा, C और F के बीच में रखा है। पांचवा क्या होगा, F पर रखा है। और छठा क्या होगा, F और P के बीच में रखा है। फिर से बोलो एक बार खुद से, क्या हो सकता है, 6 केस कौन से, किसी वस्तु को आपने अनंत दूरी पर रखा है, पहला। दूसरा क्या, C के थोड़ा सा पीछे रखा है, तो ये अनंत दूरी तो नहीं है ना, C से थोड़ा पीछे, ये तो
अनंत दूरी थोड़ी बोलूँगा, अनंत दूरी मतलब जिसको तुम गिन नहीं सकते, बहुत दूर है जो, ठीक है। तो सी के पीछे रखा है, दूसरा केस हो गया। तीसरा केस क्या हो गया कि तुमने वस्तु को सी पर उठा के रख दिया, फिर देख रहे हो कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, तीसरा ये हो गया। चौथा क्या होगा, सी और एफ के बीच में बैठा के रख दिया कहीं पे, वस्तु को सी और एफ के बीच में कहीं पे भी रख दिया तुमने, तो ये चौथा केस हो गया। पांचवा केस क्या हो गया, तुमने फोकस पे किसी वस्तु को टिका दिया और फिर प्रतिबिंब देख रहे हो कैसे बनेगा। और छठा क्या हो गया, एफ और पी के बीच में कहीं बैठाया ऑब्जेक्ट को और फिर तुम देख रहे हो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब उसी को हम टेबल में ये याद करेंगे, ठीक है। याद तो करना ही नहीं, अब समझ गए तुम कि 6 केस कौन कौन से आए। तो ऑब्जेक्ट को मैंने देखो कहाँ कहाँ रखा, पहले मैंने सबसे अनंत दूरी पर रखा, अनंत दूरी पर रखा गया, फिर सी से पीछे यानी कि बियॉन्ड सी, फिर एट सी का मतलब सी पर ही रख दिया, फिर एफ और सी के बीच में, फिर एफ पर, फिर पी और एफ के बीच में। अभी मैंने वही बताया है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा ध्यान से देखो, प्रतिबिंब कैसे बनता है। अगर कोई चीज़, कोई एक चीज़ ध्यान रखना, कोई वस्तु अगर इन्फिनाइट पे है, इन्फिनाइट दूरी यानी अनंत दूरी पर है, मानो कनकेव मिरर तुम्हारे पास है और कोई वस्तु है जो बहुत दूर में रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ध्यान रखना। ये देख रहे हो, अनंत दूरी पर रखा हुआ है तो फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। देखो ऑब्जेक्ट को अगर अनंत दूरी पर रखोगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, सी के पीछे रखोगे तो बिटवीन एफ एंड सी बनेगा। देखो ये एफ और सी के बीच में बनेगा। एक चीज़ समझो क्या होता है, जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाएंगे ना, जैसे जैसे शीशे के सामने कनकेव, अभी मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे हम कनकेव मिरर के सामने वस्तु को लाते जाएंगे उसका प्रतिबिंब दूर भागता जाएगा, ध्यान रखना। जैसे 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 वस्तु सामने आते जाएगा, नज़दीक आते जाएगा, वैसे उसका प्रतिबिंब दूर भागता जाएगा। याद रखो इस बात को। क्या याद रखोगे कि कनकेव मिरर में शीशे के सामने यानी कनकेव मिरर के सामने जैसे जैसे वस्तु यानी ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा उसका प्रतिबिंब दूर भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा। क्या याद रखोगे, फिर से बोलो। जैसे जैसे वस्तु शीशे के सामने यानी कि कौन सा शीशा, कनकेव मिरर के सामने नज़दीक आता जाएगा, पास आता जाएगा, वैसे उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज दूर भागता जाएगा, ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान रखो, जब अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये बात याद रखना। अब धीरे धीरे क्या करोगे तुम, जैसे जैसे पास लाओगे प्रतिबिंब क्या होगा, दूर भागेगा, अभी तुमने बोला था। अब देखो, अब मैं बियॉन्ड सी यानी जब एक बार तो अनंत दूरी पर रखा तो कहाँ पे बन गया, फोकस पे बन गया प्रतिबिंब। फिर सी के पीछे रखा तो कहाँ बनेगा, बताओ, अब खुद बता दो। एफ पर था, अब प्रतिबिंब दूर बनेगा, मतलब सी और एफ के बीच में बनेगा। फिर सी पर लाओगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। फिर सी और एफ के बीच में वस्तु को लाओगे तो प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा। फिर एफ पर लाओगे तो अनंत दूरी पर बनेगा, ठीक है। ये ध्यान देखो एक बार, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर। सी के पीछे रखा जाएगा तो कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में। देख रहे हो, एफ और सी के बीच में पहले प्रतिबिंब यहाँ बना था, देखो इस बिंदु पर बना था, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, भागता जा रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तीसरा क्या है, सी पर बनाओगे, सी पर वस्तु को रखोगे तो सी पर ही प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है। सी और एफ के बीच में लाओगे वस्तु को, सी और एफ के बीच में वस्तु को लाओगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा। देखो उल्टा हो रहा है ना केस, ध्यान से देखो। अनंत दूरी पर था तो फोकस पर बना, सी के पीछे रखा तो एफ और सी के बीच में बना, सी पर रखा तो सी पर बना, सी और एफ के बीच में रखा तो सी के पीछे बना, फोकस पर रखा तो इन्फिनिटी पे बना। तो दूर भाग रहा है ना, प्रतिबिंब दूर भागता जा रहा है। पहले फोकस पे बना प्रतिबिंब, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बना, और फिर इन्फिनाइट दूरी पर बना। तो प्रतिबिंब दूर भागते जा रहा है और अंत में क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बन रहा है। समझ रहे हो, अनंत दूरी पर बन रहा है। तो ये टेबल तुम्हें ये याद ही रखना है। और साइज़ क्या होता है, देखो साइज़ भी बढ़ता जाता है, ठीक है। और एक ये पी और एफ के बीच में, ये एक अलग केस है, ठीक है ना। जब पी और एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं यहाँ पे,
पी और एफ के बीच में। तो प्रतिबिंब जो है वो शीशे के पीछे बनता है, मतलब ये एक तरह का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई, 5 चीज़ें कौन सी, कि वस्तु को आपने अनंत दूरी पर रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सी पर रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, और फिर एफ पर रखा। ये जो 5 केस हैं, ये 5 केसों में रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। क्या कहने का मतलब है? यानी देखो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड लिखा है ना। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब बोलता है उल्टा। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। यानी जब हम शीशे में अपना मुंह देखते हैं वो एक वर्चुअल इमेज है, एक आभासी प्रतिबिंब है। तो शीशे में जो शक्ल देखते हैं हमें सीधी दिखती है ना, ऐसा नहीं है कि उल्टा हो जाता है हमारा इमेज। तो इसी को बोलते हैं इरेक्ट होना। तो वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड। ध्यान रखना इस बात को। यानी जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो हमेशा उल्टी बनती हैं। अब देखो साइज़ क्या होगा। जब अनंत दूरी से कोई वस्तु, अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखा था तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बना। खुद बोलते जाओ मन में, और लिखना भी है इसको खुद से। तो साइज़ जो बनेगा, जो प्रतिबिंब का साइज़ बनेगा वो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। बिंदु के आकार का बनेगा, यानी बहुत छोटा इमेज। यानी जब बहुत दूर से कोई वस्तु रखी गई है बहुत दूर पर, तो उसका प्रतिबिंब एक बिंदु की आकार का बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे तुम नज़दीक लाओगे, बियॉन्ड सी। देखो पहले दूर में था बहुत, फिर सी के पीछे लाए, तो सी के पीछे लाए तो कहाँ बना? एफ और सी के बीच में। तो क्या बना? साइज़ ऑफ इमेज क्या बनेगा? डिमिनिश, छोटा। इमेज की साइज़ छोटी बनी। ठीक है। पहले बहुत छोटी बनी थी, अब छोटी बनी। फिर जब सी पर रखोगे वस्तु को तो सी पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा, तो सी पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा और इसका साइज़ जो होगा वो सेम होगा, सेम साइज़। ठीक है। सी और एफ़ के बीच में रखोगे, समझ रहे हो ना? सी और एफ़ के बीच में रखोगे कहीं पे, यहाँ पे सी और एफ़ के बीच में कहीं पे भी रख दोगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी के पीछे बनेगा और एनलार्ज हो जाएगा, इमेज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो देख रहे हो धीरे धीरे इमेज जो है बड़ी हाइट में, साइज़ में बढ़ रही है। ठीक है। फिर इन्फिनाइट फोकस पे रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बहुत दूर बनेगा। ठीक है। फोकस पे किसी वस्तु को रख दो, यहाँ पे कोई वस्तु अगर फोकस पे ही मैंने रख दिया तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत दूर जाके बनेगा, और वो जो बनेगा हाईली एनलार्ज, यानी बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला है। और पी और एफ के बीच में कहीं रख दोगे तो ये जो है ये एक तरह का वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, एनलार्ज इमेज बनाता है। ठीक है। एनलार्ज इमेज बनाता है। तो ये भी ये टेबल अच्छे से, पहला काम है अच्छे से इस टेबल को याद करना है, फिर आगे देखना, आगे समझना। फिर अब हम समझते हैं कैसे रे डायग्राम बनाया जाता है। रे डायग्राम मतलब अब तुम्हें इसको आरेख में दिखाना होगा। ये जो मैंने 6 चीज़ें बताई ना, इसको एक डायग्राम से बताना पड़ेगा, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो 4 नियम है। ठीक है। डायग्राम के 4 नियम है। देखो अब मैंने सब कुछ लिख दिया है, खुद कर सकते हो। देखो ऑब्जेक्ट को अगर बहुत दूर रखा है तो इमेज फोकस पर बनेगा, सी के पीछे रखा है तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनता है। ये सब पता होना चाहिए एफ और सी क्या होता है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो एक बार खुद से बना के देखना, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, तो समझ नहीं आएगा कुछ। एक बार खुद से पेन चला के कॉपी में लिखते जाने। पहले जो ऊपर बताया अच्छे से समझ लो, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, एफ क्या होता है, सी क्या होता है, तभी समझ आएगा। सी पर रखा तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, एफ और सी के बीच में रखा तो सी के पीछे बनेगा, एफ पर रखा तो अनंत दूरी पर बन रहा है। देखो ये एक ही चीज़ है। देखो ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख रहे हो यानी बहुत दूर रख रहे हो तो इमेज फोकस पे बन रहा है। फोकस पे रख रहे हो, देखो नीचे में फोकस पे किसी वस्तु को रख रहा हूँ मैं तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बन रहा है। तो ये एक ही चीज़ हो रहा है ना। देखो यानी अनंत पे रखोगे फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखोगे तो अनंत में इमेज बनेगा तुम्हारा, यही होता है। और धीरे धीरे साइज़ क्या होती है? बढ़ती जाती है। और जो P और F के बीच में अगर रखता हूँ मैं किसी वस्तु को तो वो क्या बनाता है? एनलार्ज इमेज बनाता है, और ये वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ये ध्यान रखना, ये बस यही एक अकेला है जो एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं, बाकी सब रियल इमेज बनाते हैं, रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, इसको पहले हम रे डायग्राम के नियम समझ लेते हैं कि जब भी हम आरेख बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो 4 नियम हैं, ध्यान रखना। ये 4 नियम है तो इनको ये तुम्हारे को रटा होना चाहिए। जैसे कोई लाइट की किरण अगर अनंत दूरी से आ रही है तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। देखो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, यानी एक ऐसी लाइट की किरण जो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है?
इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखो मैंने बना के दिखाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये देख रहे हो, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जिसपे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल होता है। उस लाइन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि समांतर है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास हो जाएगा। यानी अगर एक समांतर किरण आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर में है और वो शीशे से टकराएगा तो वो फोकस से गुजर जाएगा जाते समय। तो शीशे से टकरा कर कहाँ जाएगा? फोकस से गुजर जाएगा। पहला नियम, ये पहला नियम है, नियम ध्यान रखना। दूसरा नियम क्या है? एक रे अगर फोकस से आया तो वो समांतर भाग जाएगा। ये दोनों एक ही तो है। देखो अगर समांतर रेखा आ रही है तो फोकस से गुजर रहा है, समांतर किरण आ रही है तो फोकस से गुजर रहा है, फोकस से गुजरेगा तो समांतर होके भाग जाएगा। तो ये दोनों नियम एक जैसा ही है, लेकिन ये अलग से किताब में लिखा हुआ है, इसलिए समझो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किरण अगर पास होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो भाग जाएगी दोबारा, ठीक है। और चौथा नियम क्या है? अगर मान लो टेढ़े एंगल पे आ रहा है, जैसे मान लो इस तरह से किरण आ रही है, थोड़ा सा टेढ़ा है ना ये रेखा, तो वो उसी तरह से भाग जाएगा। ये तो तुम्हारा परावर्तन का नियम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो कोई अलग नियम थोड़ी है। चारों नियम तो सिंपल से ही हैं, समझ गए होगे चारों नियम, ठीक है। तो चारों नियम को ध्यान रखते हुए, और ध्यान रखना प्रतिबिंब जब भी बनता है ना, किसी का भी प्रतिबिंब हम बनाएंगे, किसी का भी प्रतिबिंब अगर हम बनाएंगे तो कम से कम दो किरण एक दूसरे को काटनी चाहिए, तभी प्रतिबिंब बनता है। क्या बोला मैंने? ये लिख लो चाहे तो, कि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगी, यानी जब मिलेंगी तभी, कम से कम दो किरण का मिलना जरूरी है, तभी प्रतिबिंब बनेगा। अगर दो किरण नहीं मिल रहे हैं तो मतलब प्रतिबिंब उसका नहीं बनेगा। ध्यान रखना, कम से कम दो तो मिलने ही चाहिए। दो से अधिक भी मिल सकते हैं, लेकिन दो तो कम से कम मिलने चाहिए किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए। तो अब 6 डायग्राम बनेंगे, ठीक है। ये तो नियम लिखे हुए हैं इतने बड़े बड़े, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया। अब देखो कैसे, ये तुम्हें रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, तो पेंसिल से खुद 1-2 बार बना लेना कैसे। अब देखो, अगर कोई वस्तु, हमने तो ये याद कर लिया टेबल, अब टेबल याद कर लिया तो देखो आसानी से समझ आ जाएगा। अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी होती है तो पहले तुम खुद बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अनंत दूरी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। तो अनंत दूरी पर है तो देखो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, तो इसको हमें दिखाना है। तो ये देखो, ऐसे तुमने कनकेव मिरर बनाया, फोकस बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, तो जो समांतर रेखा आती है वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो देखो इसने फोकस से मतलब देखो, इधर से लाइट भेजी, लाइट की प्रकाश की किरण भेजी और वो फोकस से गुजर गई। इधर से प्रकाश की किरण भेजी, वो फोकस से गुजर गई। तो दो रेखा काट रही है ना एक दूसरे को, दो किरण काट रहे हैं ना एक दूसरे को, तो मतलब क्या हुआ? तुम्हारा प्रतिबिंब बन चुका है, तो फोकस पे बन गया और एक बिंदु के आकार का बना है, यानी बहुत छोटा है। और देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब छोटा है। और ऐसा ही तो होता है जब हमने अभी हमने देखा ना कि अगर अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वो बहुत छोटा होगा, एक बिंदु के आकार का होगा। तो ये देखो बिंदु के आकार का ही तो बना है, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है अब धीरे सी से पीछे रखा जाए, यानी कि बियॉन्ड सी अगर कोई वस्तु रखी जाती है, ठीक है, तो क्या करोगे? कहाँ पे बनती है प्रतिबिंब? एफ और सी के बीच में बनती है ना, याद है ना, एफ और सी के बीच में बनती है। तो ये ऐसे वीडियो मत देखना, पहले याद करना है फिर देखना है आगे करके। मैं तो अभी सारा कराना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, बाकी तुम्हें सब कुछ पहले पता होना चाहिए तब देखते जाओ। तो सी और एफ के बीच में बनेगा। देखो तो ऐसे पहले मैंने एक रेखा भेजी, एक प्रकाश की किरण गई, वो फोकस से गुजर गई। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर गई। और देखो ये उल्टा बनाया गया, देख रहे हो, इन्वर्टेड। इसी को बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। असलियत में किरण मिल रही है ना, किरण की रेखाएं, लाइट की किरण असलियत में मिल रही है, इसी के लिए असलियत में मिल रही है, मतलब ये रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। और इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, उल्टा दिखाया गया है इसको, ठीक है ना, उल्टा दिखाया, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ठीक है। और सी और एफ के बीच में, और इसका साइज़ देखो, वस्तु का आकार बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार छोटा है,
और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा भी है कि अगर सी से पीछे रखा जाता है कोई वस्तु तो सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनता है और वो छोटे आकार का बनता है, ये हमने पढ़ा अभी। फिर तीसरा केस क्या है, धीरे धीरे मैं नज़दीक ला रहा हूँ वस्तु को, फिर सी पर अगर लाऊंगा तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा और वो बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखो तो ये देख लो कैसे है। नियम से नियम क्या है, पहला नियम मतलब वो 4 नियम जो उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। एक रेखा को, एक किरण को भेजा, फोकस से गुजरा, एक फोकस से किरण को भेजा तो वो क्या हो गया, वो सीधे समांतर होकर गुजर गया। तो जहाँ पे कहाँ पे काट रही हैं, देखो ये यही बिंदु है ना जहाँ पे ए डैश लिखा हुआ है, वो बिंदु पे 2 रेखाएं मिल रही हैं, तो यहाँ पे ही तुम्हारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और इनका आकार क्या होगा, बराबर, क्योंकि जब सी पर वस्तु रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखा जाता है, तो इमेज भी वहीं पे बनता है और बराबर बनता है। मिरर समझ लोगे तो लेंस भी समझ जाओगे, लेंस आसानी है, लेंस सेम है, जैसे मिरर में है वैसे लेंस में है। अब चौथा क्या है, चौथा ये है, अब धीरे धीरे हम वस्तु को नज़दीक ला रहे हैं। पहले सी पर लाया, अब मैं सी और एफ के बीच में अगर वस्तु लाता हूँ तो देखो ध्यान से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किरण भेजी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो गुजर जाएगी। ठीक है, और कोई रे अगर मैंने पैरेलल भेजी है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये हमने अभी नियम में पढ़ा था, नियम पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो एक बिंदु दिख रहा है, ये वाला ए बिंदु पर काट रही है, मतलब ये ए बी तो अब वस्तु हो गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश, यानी सी के पीछे बनेगा। यानी यही वही तो है जो हम पढ़ा है, अभी पढ़ के आए हैं। सी और एफ के बीच में कोई वस्तु रखा जाए तो सी के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब फोकस पे देखो, फोकस पे रखा अगर मैंने किसी वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो ध्यान से, ये रेखा कहाँ मिल रही है, ये रेखा तो अनंत दूरी पर जाके मिलेगी, ये रेखा कभी मिल ही नहीं रही है। जब खुद बना के देखोगे 1-2 बार, ये सब खुद बनाना है तभी समझ आएगा। तो अनंत दूरी पर मिल रही है, यानी कि ये अगर फोकस पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता है। और चौथा केस क्या है, देखो ध्यान से, चौथा केस क्या है, अगर सी से कोई रेखा, कोई किरण गई तो वो सी को ही लौट जाएगी, सी की तरफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई अगर किरण जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाती है। ये हमने भी पढ़ा था नियम में, 4 नियम जो बताए थे। ठीक है, फिर ए बिंदु से मैंने देखो पी पोल पर मैंने एक ओब्लिकली, मतलब ओब्लिकली जब हम भेजते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो ये आई और आर बराबर भी होगा। और देखो ये कहाँ पे, जहाँ पे काटेगा, अब देखो ये तो काटेगा ही नहीं कभी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेखा देखो यहाँ पे, किरण देखो ये यहाँ से जा रही है और ये पोल वाली यहाँ से जा रही है, तो ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा देखने पे लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रहे हैं, तो हम ऐसे पीछे इसको जब मिलाएंगे तो ये, अब देखो ये पीछे बना ना प्रतिबिंब, असलियत में क्या कोई रेखा जाके वहाँ पे मिल रही है आर पर, नहीं, शीशे के आर पर थोड़ी चला जाएगा। अगर कोई लाइट में अगर शीशे पे डालूँ तो वो आर पर थोड़ी चला जाता है, शीशे के नहीं जाता ना। तो ये तो हमें ऐसा आभास होगा कि लाइट की किरण ऐसे वहाँ से आ रही है, और जहाँ से हमें एहसास होता है ना कि लाइट की किरण यहाँ से आ रही है, हमारी आंखें भी वही देखती है। ठीक है, क्योंकि हम लाइट में ही देख पाते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहाँ से आ रहा है। तो अब देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ भी बड़ा बना, और पीछे बना का मतलब क्या है कि आभासी प्रतिबिंब बना। तो एक बार इसको पहले खुद, अभी मत देखो वीडियो, पहले एक बार खुद इसको बना लो अच्छे से, एक बार सब याद कर लो कौन सा था, मतलब एफ पर रख रहे तो क्या हो रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट रख रहे कहाँ बन रहा है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है ये पता होना चाहिए, साइज़ क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं कनकेव मिरर का इस्तेमाल। अच्छा मैं इस पर आऊँगा, अभी पहले मैं कन्वेक्स मिरर बता देता हूँ। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर किस तरह से दिखता है वो तो मैंने बता दिया। देखो ध्यान से, कन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है, ये तो समझ आता है, कन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है। अब ध्यान से देखो, कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस आएंगे, क्योंकि देखो कन्वेक्स मिरर में एक चीज़ गौर कर रहे हो क्या, कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जहाँ पे हमने पॉलिश किया, देखो ये पॉलिश, जो मैंने निशान बनाई है इसको बोलते हैं पॉलिश करना। और किसी शीशे को अगर हम पॉलिश कर देते हैं और उधर से तुम अपनी शक्ल देखोगे तो नहीं देख पाओगे, पॉलिश वाली जगह से हम अपना शक्ल नहीं देख सकते, यानी तब प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। यानी अगर शीशे के पीछे से तुम अपना शक्ल देखोगे तो नहीं बनेगा, घर के शीशे का अगर पीछे से देखोगे तो उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन आगे से देखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वो पॉलिश किया जाता है सरफेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 केस तो आएंगे ही नहीं, वहाँ पे 6 केस आए थे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 केस क्यों आए थे, क्योंकि एफ भी था, सी भी था, ये सब थे ना,
इसके रास्ते में, तो इसलिए ये सब आया था 6 केस यहाँ पे 6 केस नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 केस आएंगे कि तुमने वस्तु को अनंत दूरी पर रखा है, पहला केस। दूसरा केस क्या? दूसरा केस ये कि तुमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में किसी वस्तु को रखा है। तो जब अनंत दूरी पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखोगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? एफ और पी के बीच में बनेगा, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। और इसमें क्या बनता है? इमेज का साइज़ क्या होता है? हाईली डिमिनिश और डिमिनिश। हाईली डिमिनिश का मतलब बहुत छोटा और डिमिनिश का मतलब छोटा। तो इसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ये भी ध्यान रखना। इसमें कभी रियल इमेज नहीं बन सकती। तो कन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज नहीं बनाता। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या समझ आता है? रियल इमेज होता है जब असलियत में 2 प्रकाश की किरणें मिलती हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज किसे बोलते हैं? जब असलियत में 2 किरण प्रकाश की नहीं मिल पाती। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, इसको याद कर लेना। और इसका डायग्राम कैसे बनता है? इसका डायग्राम बना के इन्होंने नहीं दिखा रखा है, ऊपर दिखा रखा है, देखो ध्यान से। जब वस्तु बहुत अनंत दूरी पर रखा जाएगा तो देखो किरणें आ रही हैं। अगर किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है तो वो कहाँ से गुजरती है? बताया था, नियम याद रखो, फोकस से गुजरती है। ठीक है, तो फोकस से तो ये गुजर नहीं पाएगी, ध्यान से देखो, क्योंकि आर पार थोड़ी होती है। कभी भी किरण आर पार थोड़ी हो जाएगी शीशे के, नहीं होगी ना, वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। रिफ्लेक्ट मतलब अपना टकरा के भाग जाएगी। तो ये तो अब लेकिन किस तरह से भागेगी? देखो ध्यान से, इस तरह से भागेगी कि ऐसा देखने पे लगे कि ये फोकस से निकली हुई है। देखो यहाँ से दिखाया गया है, तो फोकस पे प्रतिबिंब बना, इस तरह से दिखाते हैं हम। और अगर हमने P और इन्फिनिटी डिस्टेंस के बीच में किसी वस्तु को रखा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाता है। समझ सकते हो, ये अपने आप, ये तुम जब खुद नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, खुद से करना है इसको, तब समझ आएगा किस तरह से बनता है। तो ये 7 चीज़ें ध्यान रखनी है, 6 उसके और 2 इसके, 8 हैं, 8 चीज़ें, 8 केसेस तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, जब ये तुम्हें याद हो जाए तब ये समझना। पहले इसको याद कर लो अच्छे से। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ से मैं कुछ बातें समझ सकता हूँ। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। क्या ये बात बोल सकता हूँ मैं? सोचो, कन्वेक्स मिरर में 2 ही तो केस आए थे, यही 2 केस आए थे। और कन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इमेज कभी रियल नहीं बन सकता, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, तो हाँ, ये बात ध्यान रखना कि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और कनकेव मिरर बस तब वर्चुअल इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। देख रहे हो, पोल और फोकस के बीच में रखा जाए तभी वो वर्चुअल इमेज बना सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने क्या देखा था? देखो, वर्चुअल इमेज कब बनता है? वर्चुअल मतलब आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? 3 केस में बनता है। एक देखो, 3 केस का मतलब देखो, कनकेव मिरर में सिर्फ लास्ट वाले में ही तो देखो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रहा था, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, सब में रियल इन्वर्टेड बन रहा था, है ना? तो ये ध्यान रखना कि कनकेव मिरर में तभी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा जब P और F के बीच में किसी वस्तु को रखा जाए। P और F के बीच में किसी वस्तु को रखा जाए। और इनमें 2 ही तो केस थे और दोनों केस में ही वर्चुअल इमेज बनता है। और जो वर्चुअल इमेज बनता है उनका साइज़ भी क्या होता है? छोटा होता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, काम आएंगी कि कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर है, बस तब वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। नियम जो थे मैंने बता दिए, ये समझ लेना। अभी अच्छे से जो भी मैंने पढ़ा है अभी उसको अच्छे से कर लेना, फिर आगे वीडियो देखना, तब समझ आएगा अच्छे से। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पर। देखो, गणित के अंदर क्या तुम पढ़ते हो? इस तरह से पढ़ते हो कि अगर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, सीधे हाथ की तरफ चले तो पॉजिटिव होता है, इधर जाए तो नेगेटिव नंबर आते हैं, इधर जाए तो नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आते हैं। इसी तरीके से तुम इसको देखो, शीशे जो ये दर्पण है,
ये मैं कनकेव मिरर के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम होगा, ठीक है। तो पोल को क्या मानोगे तुम, ओरिजिन मानोगे। ओरिजिन मतलब ये जो होता है, ये ज़ीरो वाला बिंदु होता है ना, वैसे ही इस पोल को भी तुम समझना ये ज़ीरो वाला बिंदु है, ठीक है। और पोल के इस तरफ सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव। अब एक सूत्र लिख रहा हूँ, ये सूत्र ध्यान रखना, 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। यानी अब ये v और u क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, इमेज की दूरी, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी, f क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1/v 1/u बराबर होता है 1/f, किसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, क्या बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। और सब कुछ हम जो इसमें पुट करेंगे, v का मान u का मान, इसको निशान के साथ रखेंगे। निशान का साथ मतलब मैंने निशान बता दिया ना कि कोई चीज़ अगर ऊपर की तरफ होते तो उसको पॉजिटिव दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है तो नेगेटिव से दिखाते हैं, राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव से, जैसा मैथ्स में होता है ना वैसे ही। तो ये निशान का भी ध्यान रखना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। मैग्नीफिकेशन, देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, मैग्नीफिकेशन को दो तरह से हम परिभाषित करते हैं। मैग्नीफिकेशन नाम से समझ आ रहा है, मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज का बढ़ना या इमेज का घटना, ठीक है, इमेज का बढ़ जाना या इमेज का घट जाना, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन को दो तरह से परिभाषित किया जाता है। पहला सूत्र क्या है, मैग्नीफिकेशन बराबर में -v/u। और ये मैग्नीफिकेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, मिरर के लिए पढ़ रहे हैं, शीशे के लिए, मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम एक लेंस भी पढ़ेंगे, तो लेंस में मेरे को टाइम नहीं लगेगा, लेंस में जो चीज़ें मैंने बताई है ना बिल्कुल सेम टू सेम लेंस भी होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लो मिरर को, तो लेंस अपने आप ही हो जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, हमने यहाँ पे 6 चीज़ें पढ़ी थी, किसमें, कनकेव मिरर में। सेम चीज़ें लेंस में भी पढ़ोगे, बस वहाँ पे जो काम कनकेव मिरर कर रहा है वहाँ पे वो काम कन्वेक्स लेंस करेगा, जो काम यहाँ पर कन्वेक्स मिरर कर रहा है वहाँ पे कनकेव लेंस करेगा। यानी अभी तुमने जो 6 केस पढ़े किस में पढ़े थे, कनकेव मिरर में पढ़े थे। 6 केस की वस्तु को अनंत दूरी पर रखा है, सी के पीछे रखा है, सी पर रखा है, सी और एफ के बीच में रखा है, एफ पर रखा है, फिर एफ और पी के बीच में, 6 केस पढ़े थे ना। अब सेम चीज़ जो यहाँ पे कनकेव मिरर में पढ़ा है वहाँ पे लेंस में पढ़ोगे, ये सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, बस 1-2 नाम अलग होते हैं वो बता दूंगा, बाकी मैं ये सब नहीं कराऊंगा, फिर अपने आप ये कर सकते हो, फिर तुम एक बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या पढ़ोगे, वहाँ पे लेंस के बारे में पढ़ोगे, लेकिन जो काम यहाँ कनकेव मिरर कर रहा है वहाँ पे वो काम कन्वेक्स लेंस करेगा। यानी वहाँ कन्वेक्स लेंस में तुम 6 चीज़ें पढ़ोगे कि वस्तु अनंत दूरी पर रखा गया है, फिर वहाँ पे सी के पीछे, वहाँ पे फोकस पर, इस तरह से, ठीक है। और फिर जो वहाँ पे, जो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में पढ़ा है तुमने, 2 ही चीज़ पढ़ी है कन्वेक्स मिरर में, कि वस्तु को अनंत दूरी पर रखा है और वस्तु को अनंत दूरी और पोल के बीच में रखा है, तो वहाँ पे वो चीज़ तुम पढ़ोगे कनकेव लेंस में। तो कन्वेक्स जो होता है, कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस बन जाता है, मतलब जो केसेस हैं वो समझ लो वैसा हो जाता है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कनकेव लेंस बन जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, मिरर के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला उसमें भी आएगा लेंस में। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन हमें बताता है कोई भी प्रतिबिंब कितना बड़ा हुआ या कितना छोटा हुआ, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन 2 तरह से हम परिभाषित करते हैं, -v/u पहला तरीका, दूसरा तरीका क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की कितनी हाइट है और ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए। और मैग्नीफिकेशन बताता क्या है, कोई भी इमेज कितना बड़ा हुआ या कितना छोटा हुआ उसका मान। मिरर के केस में ये चीज़ ध्यान रखना, मिरर के केस में जितने भी हम मिरर वाले क्वेश्चन करेंगे, अब देखो ये जो मैंने ऊपर में अभी इतना जो बताया मैंने कि कैसे इमेज बनता है, कितने नियम है, वो सब थोड़ा रटने वाला है, ठीक है ना, थोड़ा सा याद करने वाला है, थोड़ा सा बनाने वाला है। अब यहाँ जो पढ़ रहे हो ना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है कि तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में होना चाहिए। तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे रटने का कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला बस ध्यान में रखो, सवाल बन जाएंगे। अगर v पॉजिटिव आया, v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से, पोल से।
हम कोई भी चीज़ नापेंगे ना वो पोल से नापेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि पोल को हम ओरिजिन मान के चल रहे हैं। ओरिजिन मतलब जहाँ पे पोल को हम 0,0 मान के चल रहे हैं ना, जैसे हम तुम गणित में पढ़ते हो 0,0 इस बिंदु को, तो हम पोल से सब कुछ नापेंगे, ठीक है ना, दूरी वगैरह। तो इमेज डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं v। अगर v पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब जमा का, तो इसका अर्थ है कि इमेज जो बन रहा है ना वो क्या बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो इसको समझ भी सकते हो ना तुम, इसको ऐसे समझो, जब इस तरफ बनता है ना प्रतिबिंब, इस तरफ प्रतिबिंब, जितने भी आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती हैं वो इस तरफ ही तो बनती हैं। सारे केस देख लो, पीछे कॉपी पलट के देख लो जिसमें तुमने करा हो कि जितने भी प्रतिबिंब होते हैं जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होते हैं वो पीछे में बनते हैं, शीशे के पीछे बनते हैं। और ये शीशे के पीछे है तो मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव निशान आएगा ना, इसका मतलब है कि तुम्हारा इमेज क्या बना, वर्चुअल और इरेक्ट बना। और अगर इस तरफ इमेज, जितनी भी रियल इमेज होते हैं वो इस तरफ बनते हैं, देख रहे हो, इस तरफ नेगेटिव साइड की तरफ। तो हम बोलते हैं अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब रियल एंड इरेक्ट इमेज तुम्हारा बन रहा है। मैग्नीफिकेशन से भी समझ सकते हो, मैग्नीफिकेशन का मान अगर जमा का आ रहा है तो जमा क्या दिखाएगा, जो इसमें जमा दिखा रहा है क्या, वर्चुअल इरेक्ट, उसमें भी वही। तो अगर v के निशान से भी देख सकते हो, m के निशान से भी देख सकते हो, जो v के लिए समझा है वही m के लिए भी समझ जाओ। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखो पहला क्या बोल रहा है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। फोकस क्या होता है, फोकस P और C के बीच वाला बिंदु होता है, बताया ना मैंने, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच वाले बिंदु को फोकस कहते हैं। तो फोकस इज अ पॉइंट बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ बताया था ना अभी कि r बराबर 2f, अभी बताया था, ऊपर देखो r बराबर 2f, जितना त्रिज्या था, ये देखो ये r तो ये पूरा है ना, पोल से लेके c तक की दूरी को r बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है। तो एक बात बताओ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो f कितना होगा, 10, बिल्कुल ठीक है ना, f 10 होगा, क्योंकि 10 और 10 मिलके 20 हो जाएगा ना, r बराबर में 2f। तो f अगर 10 होगा तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो ये f का क्या होगा, यानी फोकल लेंथ कितना होगा, 10, आंसर। अच्छा मैंने इस्तेमाल नहीं बताया था, देखो ध्यान से, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखो एक बात बताओ, मैं खुद से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट जो दांत को चेक करने के लिए जिस मैग्नीफिकेशन जो ग्लास का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा ग्लास होता है, कनकेव या कन्वेक्स। तो कैसे सोचोगे तुम, इस तरह से सोचो, हम क्या चाहते हैं कि जो दांत है वो हमें बड़ा दिखे, है ना, जब वो डॉक्टर देखे दांत को तो उसे उसमें मिरर में क्या दिखेगा, दांत बड़ा दिखेगा, है ना। तो और वर्चुअल दिखेगा, वर्चुअल मतलब असलियत में थोड़ी होगा वो दांत, वो तो शीशे में दिखेगा ना हमें, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, असलियत में नहीं बन रहा, रियल नहीं है वो, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो वर्चुअल बन रहा है और तो और बड़ा इमेज बन रहा है। तो बड़ा इमेज और वर्चुअल इमेज किस में बनता है, देखो तो मैंने अभी करा था ना एक चीज़ कि कन्वेक्स मिरर में ना, कन्वेक्स मिरर में दोनों में ही क्या बन रहा था, छोटा ही बन रहा था। देखो इसमें भी हाईली डिमनिश यानी बहुत छोटा, इसमें भी डिमनिश, तो इसमें तो छोटा इमेज बनेगा, तो इसका इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। लेकिन देखो इसमें क्या है, इसमें वर्चुअल तो है ही इमेज, वर्चुअल यानी कि असलियत में नहीं है, वर्चुअल है और बड़ा भी है। तो यानी कि जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं, वो कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको एनलार्ज इमेज चाहिए ना, वो दांत जो चेक कर रहे हैं उनको चाहिए कि दांत बड़ा दिखे उनको, है ना, तो एनलार्ज वाला चाहिए। तो एनलार्ज यानी कि बड़ा, और वर्चुअल इमेज भी चाहिए ना, कि असलियत में थोड़ी बनता है शीशे में जो देखेंगे तो वो हमें ऐसा प्रतीत होगा, असलियत में प्रतीत नहीं होगा। तो ये हम समझेंगे कि वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। तो ये एनलार्ज इस वाले में बन सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें दोनों में ही क्या बनेगा, छोटी इमेज बनेगी।
तो डेंटिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मिरर, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के और भी इस्तेमाल हैं सर्च लाइट्स में। जो गाड़ी के सामने जो शीशे लगे होते, जो गाड़ी के सामने जो हेडलाइट्स लगी होती हैं, वो जो होती हैं वो कनकेव मिरर की बनी होती हैं, कनकेव मिरर ही होती हैं। अच्छा, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कन्वेक्स मिरर किस काम आएगा हमारे? सोचो, कन्वेक्स मिरर तो दोनों में ही क्या बनाता है? दोनों, कन्वेक्स मिरर हमेशा ही क्या बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? सोचो कि साइज़, हम देखो साइज़ छोटी बनाता है ये। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये इसका जो साइज़ ऑफ इमेज होता है वो छोटा होता है। तो जो गाड़ी के जो शीशे होते हैं, रियर व्यू जिसको हम बोलते हैं, तो गाड़ी के साइड में जो शीशे लगे होते हैं जिससे हम देखते हैं कि पीछे गाड़ी है कि नहीं, है ना? तो उसमें जो हमें इमेज दिखती है, जो प्रतिबिंब दिखता है, वो वर्चुअल दिखता है, असलियत में तो नहीं होता वो गाड़ी। वो तो हमें दिखता है ना कि पीछे गाड़ी है, तो वो तो वर्चुअल इमेज बनाता है। और तो और वो जो होता है वो छोटा इमेज भी तो बनाता है ना, कि गाड़ी तो पीछे बड़ी होती है लेकिन उसमें वो छोटा दिखाता है ना। तो यानी कि रियर व्यू मिरर में किसका इस्तेमाल होता है? कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इसीलिए तुमने देखा होगा एम्बुलेंस का जो है ना, एम्बुलेंस का जो सिंबल होता है वो थोड़ा उल्टा करके लिखा जाता है। क्योंकि अब तुम शीशे में जब लेके जाओगे, शीशे में तुम कुछ भी लिख के देखो, ABCD का अक्षर लिख के देखो, एम्बुलेंस लिख के देखो कॉपी पे, या एक पेज फाड़ के देखो, एम्बुलेंस लिख के देखो, शीशे में रखोगे ना तो तुम्हें थोड़ा अजीब दिखेगा, वो एम्बुलेंस नहीं दिखेगा, उल्टा सीधा दिखेगा अक्षर, ठीक है। तो एम्बुलेंस वाले क्या करते हैं, पहले से ही उस अक्षर को उल्टा रखते हैं ताकि शीशे में जो सामने वाला देखे उसे सीधा दिखे कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है। समझ रहे हो? क्योंकि घर के शीशे में भी जब तुम देखोगे ना, कुछ एम्बुलेंस लिख के देखो और फिर शीशे में लगा के देखो कि क्या लिखा दिख रहा है शीशे के अंदर, तो वो उल्टा दिखेगा तुमको। इसलिए एम्बुलेंस को वो लोग उल्टा लिखते हैं ताकि शीशे में जब देखे देखने वाला तो उसे सीधा दिखे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ध्यान रखना। और ये मैंने बता दिया, मैग्नीफिकेशन को दो तरह से परिभाषित करते हैं, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v बटे u। ये हम शीशे के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन खुद से पढ़ो एक बार। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले देखो कौन सा शीशा है ये पहले पता करो। ये कौन सा शीशा है? ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर पहले बना के दिखाओ। तो कन्वेक्स मिरर खुद से एक बार बना लेना कैसे बनता है, ठीक है। कॉपी में यहाँ पे बना के नहीं दिखाया हुआ, अभी मैं दिखा नहीं सकता करके खुद से, तो समझ एक बार खुद से बना लो। कन्वेक्स मिरर बना लिया, कैसे बनाते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो कन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस का आएगा, और ये 3 मीटर है, वो तो सवाल में दिया हुआ है। अब प्लस क्यों लगाया मैंने? देखो क्योंकि कन्वेक्स मिरर में एक चीज़ देख रहे हो, कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो इस तरफ होता है ना, ये देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, तो इस तरफ जो निशान होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बताया ना, अभी बताया था कि इस तरफ जो निशान होता है, देखो इस तरफ राइट हैंड की तरफ कैसा निशान होता है? पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड की तरफ कोई चीज़ लिखा जाता है तो उसको नेगेटिव से दिखाते हैं। इस तरफ जो भी लिखा जाएगा वो पॉजिटिव से लिखा जाएगा। तो आर जो है वो पॉजिटिव में लिखूंगा मैं, कितना? 3 मीटर, जो कि सवाल में उसने खुद दिया हुआ है। तो तुम सवाल में को बस पढ़ो और इन्फॉर्मेशन निकालो, ठीक है। यू कितना है? यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो क्या बोला गया, इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। तो 5 मीटर दूरी पर है शीशे के सामने, एक शीशा है उसके सामने 5 मीटर की दूरी पर बस है। तो बस देखो यहाँ पे रखा जाएगा ना, एक बात देखो, कन्वेक्स मिरर है ना ये, तो कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर दिखने में कैसा होता है? एक बार कॉपी में तुम खुद से बना लेना, ऐसा होता है दिखने में। समझो तुमने खुद बना ली कॉपी में ऐसे कन्वेक्स मिरर, तो बस यहाँ पे रखा गया है कहीं पे, देखो इस सामने में कहीं पे रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो सामने में 5 मीटर की दूरी पे, तो इस तरफ जो होता है लेफ्ट हैंड की तरफ हम क्या दिखाते हैं? नेगेटिव दिखाते हैं ना। देखो लेफ्ट हैंड की तरफ जो भी लिखते हैं वो नेगेटिव निशान में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? नेगेटिव का 5 मीटर। तो हमें क्या पूछ रहा है? फाइंड पोजीशन, नेचर और साइज़ ऑफ इमेज। तो पोजीशन क्या होगी? तो देखो हमें वी निकालना है। वी मतलब कि कहाँ पे तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा। तो 1/v जमा 1/u बराबर 1/f लगा लो, जो भी है। अब सॉल्व करना है तुम्हें खुद से।
एफ़ का मान पहले निकालना पड़ेगा तुमको, क्योंकि आर का मान दे रखा है, तो एफ़ का मान क्या होता है, आर बटे 2, क्योंकि 2F बराबर में आर होता है, तो आर का मान यहाँ से निकाल लोगे, फॉर्मूले में रख दोगे, V का मान आ जाएगा, और पॉजिटिव आ रहा है, V पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने पीछे बताया था अगर पॉजिटिव निशान के साथ आया है तो क्या समझोगे कि इमेज कहाँ बना है, पॉजिटिव तरफ बना है, मतलब वर्चुअल इमेज बना है। और वैसे भी देखो तुम बिना करे भी कर सकते थे, कैसे, क्योंकि ये खुद बोल रहा है ना कि कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है ना, वर्चुअल इरेक्ट इमेज। ठीक है, फिर बोल रहे हैं साइज़ ऑफ इमेज बताओ, साइज़ कितना साइज़ होगा इस इमेज का। तो मैंने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताया था, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में -V बटे यू। तो तुम्हें मैग्नीफिकेशन खुद से निकालना होगा, V बटे यू करके निकाल लो, V तुम्हें पता है, यू तुम्हें पता है, V बटे यू से निकाल लो, और -V बटे यू होता है फार्मूला, मैग्नीफिकेशन का मान आ जाएगा, फिर यहाँ से तुम फार्मूले में रख के निकाल सकते हो। ये वाला भी खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना। अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ईजी है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कुछ नहीं है, जब एक लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, जैसे मानो हवा से ही मैंने एक टॉर्च जलाई पानी के अंदर, मानो कोई नदी थी और मैंने ऊपर से टॉर्च जलाई, तो क्या हो रहा है, हवा लाइट जो है पहले हवा में थी और फिर लाइट पानी के अंदर गई वही लाइट। तो जब पानी के अंदर रोशनी जाती है ना लाइट की, तो वो जो लाइट की किरणें होती हैं वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, बेंड हो जाती है। अब बेंड दो तरह से हो सकती हैं, चाहे तो वो, अब देखो जैसे अब नॉर्मल इसको बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं नॉर्मल इसको। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। मैंने ऐसे ही समझने के लिए लिखा है, अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता। डेंसर मतलब बुरा रास्ता, मतलब जब रास्ते में ज़्यादा रुकावटें होंगी, सोचो अगर तुम हो और तुम्हारे रास्ते में ज़्यादा रुकावटें हैं तो वो रास्ता तुम्हारे लिए बुरा है, समझने के लिए समझ लो। और अगर रास्ते में रुकावटें कम है तो वो रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है। तो रेयरर मीडियम एक अच्छा रास्ता है, यानी लाइट की स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगी बताओ, लाइट की स्पीड रेयरर मीडियम में ज़्यादा होगी या डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगी। तो तुम खुद बता सकते हो कि जहाँ रुकावटें कम है वहाँ लाइट ज़्यादा स्पीड से भागेगी। तो रेयरर मीडियम में लाइट ज़्यादा स्पीड से भागती है, और डेंसर मीडियम में क्योंकि वो बुरा रास्ता है तो वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती है। एक नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है सारे। तो जब भी लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी मानो जैसे मान लो तुम हवा से पानी में भेज रहे हो लाइट को, ठीक है, टॉर्च जला के, तो हवा क्या है, रेयरर मीडियम है, हवा में रुकावटें कम है, पानी के अंदर रुकावटें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम रेयरर मीडियम से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर मीडियम में। तो लाइट कहाँ बेंड होगी पता है, लाइट बेंड होगी, रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल देख रहे हो, ये देखो ये नॉर्मल है, अभी मैं समझाऊंगा नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। अभी तो याद कर लो ये कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो रे जो है कहाँ बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो जो हिंदी वाले अपना करते रहना किताब में मैथ्स क्या बोलते हैं। डेंसर मीडियम जो है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो कहाँ बेंड हो जाएगा, अवे, यानी नॉर्मल से दूर भागेगा। रास्ते में रुकावटें कम है ना तो वो दूर भागेगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किताब में भी दिया गया है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है, देखो तो एयर है, देखो बाहर में क्या है, एयर है, ग्लास है, फिर एयर है। ग्लास स्लैब जो होता है ना, मतलब ग्लास स्लैब समझते हो, ऐसा समझो कि एक स्लैब है जो शीशे वाला स्लैब है, ठीक है ना, उसमें समझो मैं लाइट दे रहा हूँ। लाइट अगर मैं जलाता हूँ, इधर से देखो, इधर से लाइट आ रही है। अब एयर जो है, एयर में रुकावटें कम है, ग्लास में ज़्यादा है, तो एयर को हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम बोलेंगे, ग्लास को हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो जब रेयर मतलब अच्छा रास्ता, अच्छे रास्ते से जब बुरे रास्ते में जाएगा तो इसकी आज़ादियाँ कम हो जाएंगी। यानी ये जाना किधर चाहता था, इधर देखो मैंने डॉट करके दिखाया है, इधर जाना चाहता था, लेकिन ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ। ये देखो नॉर्मल इसको बोलते हैं, ये जो मैंने बनाया है, ठीक है।
नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है ना। क्यों बेंड हुआ? क्योंकि वो दूर तो भाग नहीं सकता, उसके पास आज़ादी नहीं है, तो वो अंदर की तरफ झुक जाएगा। ये मैंने लिखवाया भी है कि जब अच्छे रास्ते से बुरे रास्ते पे जाएंगे हम, तो रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो तो यही तो हुआ कि जो रे थी वो बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ, फिर ये टकराया इस तरफ। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब देखो, अब ये तो था तुम्हारे लिए ग्लास क्या है, ग्लास में रुकावटें ज़्यादा हैं, तो वो कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। हवा क्या है? रेयरर मीडियम है। ठीक है, हवा में रुकावटें कम है, तो वो कहाँ चली जाएगी? वो अब दूर भागने की कोशिश करेगी। देखो यहाँ से ये जाना यहाँ चाहता था, लेकिन ये अब जो लाइट है वो कहाँ जाएगी? वो दूर भागेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब उसको आज़ादी मिल गई ना। पहले जो था रास्ता वो ख़राब था, तो इसीलिए ख़राब रास्ते में था, तो वो नॉर्मल की तरफ चला गया। नॉर्मल को समझो कि नॉर्मल घर है, घर है, मान लो घर है, तो घर की तरफ ये चल रहा है, क्योंकि रास्ता ख़राब है तो घर की तरफ ये पहले से ही झुकाव में है। ठीक है, और जैसे अच्छा रास्ता मिला वो घर से दूर चला गया। मान लो तुम चल रहे हो साइकिल लेके, ठीक है, नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल तुम्हारे लिए घर है और तुम साइकिल से चल रहे हो। जैसे ही तुम ख़राब रास्ते पे आओगे, तुम्हारी कोशिश होगी कि तुम घर के नज़दीक जाओ, तो साइकिल तुम घर के नज़दीक चलाओगे, और जैसे ही तुम्हें अच्छा रास्ता मिलेगा तुम घर से दूर भागोगे, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करोगे, तो लाइट भी दूर भागती है। और रिफ्रैक्शन होता क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। इसके एग्जाम्पल देता हूँ, रिफ्रैक्शन होता क्या है इसलिए। देखो जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा, जो पानी में, जो अगर तुम एक सिक्का डाल के देखना, 5 रुपये का सिक्का एक गिलास के पानी में डाल के देखना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि 5 रुपये जो है ना, ये 5 रुपये नज़दीक है, हमसे नज़दीक में है। लेकिन जब तुम हाथ डाल के देखोगे तुम्हें लगेगा ये तो इतने देखने में नज़दीक लगेगा, लेकिन जब असलियत में हाथ डालोगे तो वो अंदर होगा, डेप्थ में होगा। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो हमसे नज़दीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए एक और एग्जांपल होता है, पेंसिल की नोक को जब तुम पानी में डुबोगे तो पेंसिल की नोक जो लगेगा वो टेढ़ी दिखती है हमें, जब पानी बाहर से देखोगे। तो ये भी होता है क्या? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये सारे कारण रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे दो, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, वैसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो होते हैं। क्या? पहला तो वही कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे जो होता है टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम लाई इन सेम प्लेन। दूसरा क्या? रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। यानी जब आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस कोण से वो गिर रहा है, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब एक ऐसा मान होता है जो कभी बदलता नहीं है, सभी का फिक्स होता है, हर एक मटेरियल का। तो उसको मैंने एन से लिखा है। एन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? देखो, ये एक ऐसा मान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ना, इसका मतलब उसके अंदर रुकावटें ज़्यादा होती हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा मतलब उसके अंदर रुकावटें कम है। या फिर इसको ऐसे भी समझो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ, ठीक है, मान लो एक बर्फ़ है और मान लो डायमंड है, हीरा है, तो जिसमें रुकावटें ज़्यादा होंगी ना, लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि रुकावट ज़्यादा है तो जो होगा स्पीड भी कम हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एक चीज़ समझो, जैसे मैंने लिखा n21, तो इसका मतलब क्या समझोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर 2 1 लिखता हूँ तो देखो क्या होगा, इसका अर्थ क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 की मीडियम 1 में लाइट की स्पीड क्या थी और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड क्या हो गई, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लिखता हूँ n12 तो इसका मतलब क्या समझोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, अब हम जो आम जिंदगी में जो भी हम देखते हैं वो क्या देखते हैं? हमारे आसपास तो हवा है, तो हवा से ही कोई लाइट जाती है किसी भी मीडियम के अंदर, तो हम ऐसे लिखते हैं एन ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो कहाँ से जा रही है? हवा से जा रही, तो मैंने हवा को ऊपर रखा कि हवा में जितनी स्पीड है लाइट की बटे उस मीडियम में जाने के बाद, मान लो किसी भी मीडियम में चला गया, वो लकड़ी में चला गया लाइट की किरण, या फिर मान लो कहीं पे भी चला गया, ग्लास में चला गया, शीशे वाले ग्लास में चला गया, कहीं पे भी चला गया, तो उसमें कितनी स्पीड है? तो c बटे v। c क्या होता है? c होता है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट तुम लोगों को पता है
3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला बस तुम्हें ध्यान रखना है। अब कुछ नहीं, चैप्टर ख़त्म हो गया। अब लेंस आता है। लेंस कुछ नहीं है, मैं लेंस बस ऐसे ही बता के छोड़ रहा हूँ। लेंस वाला तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि तुम मिरर अगर तुमने शीशा वाला अलग से अच्छे से कर लिया, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर, तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें भी सेम चीज़ है, जो काम तुमने कनकेव मिरर में करा वो काम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में करोगे। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में क्या करोगे, देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे कुछ नाम अलग अलग हो जाते हैं, वो ध्यान रखना। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे पोल होता था, याद करो। यहाँ पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ जो पोल था वहाँ पे इसका नाम हो जाता है ऑप्टिकल सेंटर। और वहाँ पे तुमने ये देखा होगा कि फोकस जो था और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो था वो एक ही था ना, हर एक शीशे का एक था। लेकिन यहाँ पे दो शीशों से मिलके बनता है लेंस, है ना। तो यहाँ पे दो दो होते हैं, देखो एक C1 होता है, एक C2 होता है, F1 होता है, F2 होता है, दो दो फोकस होते हैं। तो ये इस तरह से होता है। देखो ये जो काम वहाँ पे कनकेव मिरर कर रहा था, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस करेगा, 6 केसेस। और यहाँ पे जो कन्वेक्स मिरर कर रहा था, वहाँ पे ये कनकेव मिरर करेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने पीछे लिखवाया था कि अगर V का मान, सवाल सॉल्व करोगे और V का मान अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्यों? क्योंकि सीधे हाथ की तरफ इधर बनेगा इमेज, तो इसका मतलब तो यही है ना कि रियल इमेज बन रहा है, सॉरी वर्चुअल इमेज बन रहा है। और अगर V नेगेटिव है, यानी इस तरफ इमेज बनेगा, तो रियल इमेज बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे उल्टा हो जाता है। बस देखो दो ही चीज़ें हैं, बस कुछ नाम जो मैंने बताया वो ध्यान रखना, और एक ये चीज़ ध्यान रखना, अगर V पॉजिटिव है तो रियल इमेज बनता है, और V नेगेटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। वहाँ पे मिरर फॉर्मूला था क्या, 1/V + 1/U = 1/F। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस माइनस आ जाता है, 1/V घटे 1/U बराबर 1/F। वहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन पढ़ोगे। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला तो सेम टू सेम है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन दूसरा वाला वहाँ पे क्या था, -V/U, और यहाँ पे क्या है, V/U, माइनस हट जाता है लेंस में। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देख लेते हैं और थोड़ा बहुत ये भी समझ लो क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, जैसे एयर में क्या है, ये सब याद नहीं करना, ये सब ऐसे समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, रिफ्रैक्शन, एक सेकंड रुको। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस बोलते हैं। देख लो बनने में दिखने में कैसा होता है। ये देखो ये C बन रहा है ना, इधर देखो, ये देखो C बन रहा है, तुम इधर से जाओगे और C बन रहा है, तो यहाँ पे क्या याद रखोगे, कनकेव लेंस। जो अंदर के जहाँ पे केव बने ना, केव मैंने बताया था, केव मतलब गुफा होता है, तो ये गुफा जैसा मुंह खुला हुआ है ना इसका, तो इसको बोलोगे कनकेव लेंस। और देखो ये बंद है इसका मुंह, तो इधर से जाओगे तो इसको बोलोगे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये टेबल देखो, रे डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ से देखो, जो इसमें भी 4 नियम, जैसे वहाँ पे 4 नियम थे ना, वैसे सेम टू सेम 4 नियम। यहाँ पे नियम पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसा तुमने वहाँ बनाया वैसे यहाँ पे बनाना है। सब कुछ सेम टू सेम होता है, ध्यान से देख लो एक बार। अगर दिक्कत है तो देख लो, यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है। देखो रियल इन्वर्टेड, बस लास्ट में क्या बनता था, वर्चुअल इरेक्ट। और वही है, धीरे धीरे तुम वस्तु को सामने लाते जाओगे नज़दीक। बस वहाँ पे पोल बोलते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और यहाँ पे F1 F2 थोड़ा ध्यान रखना, एक बार खुद से पढ़ोगे हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है तो बताना। अब देखो डायग्राम कैसे बनाया गया है, अनंत दूरी से, अगर कोई किरण अनंत दूरी से आ रहा है तो वो फोकस पे मिल जाता है। अब देखो वहाँ पे मिरर में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था लेंस में, लेकिन क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। देख रहे हो एक चीज़ कि जब हमने शीशा वाला पढ़ा था ना, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, तो वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, लाइट आई टकरा के चली गई। लेकिन यहाँ पे देखो आर पार हो रही है ना लाइट, तो लाइट आर पार हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड हो रही है। देखो अपने रास्ते से लाइट जो है वो मुड़ना शुरू हो जाती है ना, यहाँ पे मुड़ रही है, इसका मतलब लाइट बेंड हो रही है, और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और वही ये बना के दिखाया गया, अनंत दूरी से आ रहा है तो F2 पर बनता है। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे F पर बनता था प्रतिबिंब जब अनंत दूरी से आता था, लेकिन यहाँ पर F2 पर बनेगा। ठीक है, सेम टू सेम है।
बस C1 को हम 2F1 से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसने सही लिखा है बिल्कुल। तो इसके डायग्राम थोड़े से बना लेना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चैप्टर आसान सा ही है। डायग्राम बस टिप्स पे रखो, थोड़ा बहुत याद करो, 10-15 मिनट अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, याद हो जाएगा। और जो न्यूमेरिकल है वो तो आसान ही होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको, सेम टू सेम फॉर्मूले से कर लेना। अब लास्ट आता है अपना पावर ऑफ लेंस। देखो ये एक क्वेश्चन में करा भी देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी कर लेना। एक तो कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस खुद बना लो एक बार। कनकेव लेंस होता कैसे है दिखने में? तो कनकेव लेंस तो इस तरह से होता है ना, देखो केव बन रहा है ना कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस बना लेना। इसने बनाने रखा तो बना लेना, फिर समझना। तो कनकेव लेंस में देखो इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होता है बताया रखा है मैंने कि वस्तु की दूरी कितनी है। तो देखो इस तरफ कैसा निशान होगा, घटेगा होगा, इस तरफ जाओगे तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस ओ को क्या मान लो, ओरिजिन जीरो मान लो, ठीक है ना। जीरो के इस तरफ जाओगे सीधे हाथ की तरफ तो पॉजिटिव निशान, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव निशान, लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे तो नेगेटिव, नीचे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव निशान, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ कितना, 15। फोकल लेंथ कितना है इसका, 15। तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कितना है, 15। लेकिन तुम क्या लिखोगे, -15। क्यों लिखोगे -15? क्योंकि फोकस तो इधर होगा ना, और फोकस इधर है तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड की तरफ है ना कनकेव कन्वेक्स लेंस के, तो नेगेटिव में लिखोगे तुम, तो नेगेटिव में 15। इमेज डिस्टेंस कितना है, -10। वैसे तो उसने क्या बताया, 10 बताया है ना, कि एट व्हाट शुड ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खुद पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, यानी कि ये इमेज एट 10 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बन रहा है। तो एक बात बताओ, प्रतिबिंब किधर बनेगा इसका, इधर की तरफ बनेगा ना, देखो इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ बनता है। तो तुम पहले रे डायग्राम बना लेना, तब ये क्वेश्चन करना, तभी समझ आएगा। तो रे डायग्राम अच्छे से इसका तैयार करो, फिर इसको देखना, इस क्वेश्चन को। तो ये -15 हो जाएगा। क्यों -15 हुआ, क्योंकि प्रतिबिंब तो असलियत में लेफ्ट हैंड की तरफ बनेगा ना, ठीक है। यहाँ पे उल्टा काम होता है, वहाँ पे क्या हो रहा था कि राइट हैंड की तरफ वर्चुअल इमेज बन रहा था, यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ रियल इमेज बनेगा। रे डायग्राम बना के देखोगे तो समझ आएगा। तो बस कुछ मत करो, 1/v बराबर 1/, उसमें पुट कर दो, बस यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाओ, क्योंकि लेंस का शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो फार्मूला ध्यान रखो। तो कम से कम फार्मूला तो ध्यान होना ही चाहिए। लेंस फार्मूला का क्या होता है, 1/v घटे 1/u बटे बराबर में 1/f, और मिरर में कुछ नहीं होता, बस प्लस आ जाता है। अब लास्ट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, f होता है फोकल लेंथ। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर पावर का, ठीक है। पावर अगर नेगेटिव आई है तो वो क्या है, कनकेव लेंस है। पावर अगर पॉजिटिव आया है तो क्या है, कन्वेक्स लेंस। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बात बताओ, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, या फिर फोकस क्या होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। या फिर ये ध्यान रखो, सीधे ध्यान रखो, अगर पावर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पावर अगर नेगेटिव आएगा ना तो उसको बोलेंगे कनकेव लेंस, और पावर अगर पॉजिटिव आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। ऐसे समझो, नेगेटिव तब आता है जब डाइवर्ज होता है, यानी दूर दूर भागती है जब लाइट, और जब कन्वर्ज होगा यानी जब एक साथ आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव निशान से दिखाएंगे, तो हम कन्वेक्स लेंस ध्यान रखेंगे। तो अगर पावर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कन्वर्ज हो रही है, जितनी भी लाइट है वो कन्वर्ज हो रही है, एक जगह मिल रही हैं, तो उसको हम कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना। और एक डायोप्टर क्या होता है, मैंने ये भी लिख दिया, इसको डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है ना। एक डायोप्टर, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मैंने जल्दबाजी में कराया बहुत ज़्यादा चैप्टर, ये चैप्टर इतना छोटा है नहीं, लेकिन इतना भी कर लोगे तो काम बन जाएगा। बाकी हो सकता है कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हो तो खुद से करके देखो एक बार, ये मैं नोट्स भी भेज रहा हूँ, तो ये नोट्स एक बार खुद से अच्छे से लिखो, समझ लो। थोड़ा बहुत भी अगर समझ आया है तो अभी इतना काम चलाओ, और खुद से एक बार लिख लोगे तो आ जाएगा समझ अच्छे से। और कुछ क्वेश्चंस इसके खुद से एक बार कर लो, एक बार पढ़ लोगे, थोड़ा सा रीड कर लोगे तो बिल्कुल अच्छे से चैप्टर आ जाएगा। आसान से चैप्टर है, बिल्कुल कर सकते हो।